Hello everyone, welcome to Trending Exam Way to Success. Myself कोमल. जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम आपके साथ घटना चक्र की एक सीरीज़ लाए थे और इस सीरीज़ में हम आपके साथ पॉलिटिको चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू कवर करेंगे। आप सभी को पता है कि अपनी प्रिपरेशन को चेक करने का सबसे बेस्ट सोर्स जो होते हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं और इसीलिए हम आपके साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करने की सीरीज़ लाए हैं। तो इस सीरीज़ के थ्रू हम आपके प्रिपरेशन को एक फाइनल टच देने की कोशिश करेंगे जिससे कि आपको एग्ज़ाम हॉल में कोई भी प्रॉब्लम फेस करने को ना मिले। आप जितने ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे इससे आपको अपने कॉन्सेप्ट्स में एक क्लियरिटी देखने को मिलेगी और आपको जो भी डाउट्स होंगे वो आप सबके क्लियर हो जाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करने के थ्रू ही। तो चलिए आज के हमारे इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे इस वीडियो में आज का हमारा चैप्टर है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स के कुछ क्वेश्चंस को हमने पार्ट 1 में कंप्लीट कर लिया था, इसलिए आज हम इसके सेकंड पार्ट को कवर करेंगे जिसमें हम कुछ क्वेश्चंस को कवर करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि फंडामेंटल राइट्स को हमारे कितने प्रकार के फंडामेंटल राइट्स होते हैं और कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स निलंबित किए जा सकते हैं इमरजेंसी के दौरान और कौन से फंडामेंटल राइट बने रहते हैं। इन सभी के बारे में हम आज के अपने इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो 30 क्वेश्चंस को हम अपने प्रीवियस पार्ट में कंप्लीट कर चुके थे, इसलिए आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। आज के हमारे इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अस्पृश्यता का निवारण निम्न में से किन उपायों द्वारा किया जा सकता है। भारत में जो पहले छुआछूत हुआ करती थी उनका निवारण इनमें से किसके द्वारा किया जा सकता है। 1 कानून बनाकर, 2 शिक्षा की उन्नति के द्वारा, 3 जन जागरण के द्वारा और 4 नौकरियों में प्रवेश दिलाकर। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो हमारे ऑप्शन ए है जिसमें स्टेटमेंट और यानी कि स्टेटमेंट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड दी गई है, इनके द्वारा आप अस्पृश्यता का उन्मूलन यानी कि निवारण कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। आप अस्पृश्यता का निवारण कानून बनाकर, शिक्षा की उन्नति के द्वारा और जन जागरण के द्वारा कर सकते हैं। इसमें नौकरियों के प्रवेश दिलाकर ऐसी कोई बात नहीं कही गई है। तो भारत के संविधान के पार्ट 3 में जो आर्टिकल 17 है वह अस्पृश्यता के उन्मूलन से है और आप कानून बनाकर, शिक्षा की उन्नति कर और जन जागरण के द्वारा अस्पृश्यता का निवारण कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। भारत में अस्पृश्यता का निवारण कानून बनाकर, शिक्षा की उन्नति के द्वारा एवं जन जागरण द्वारा किया जा सकता है। संविधान का अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता के अंत का प्रावधान करता है। संसद ने सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के द्वारा अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध घोषित किया है। जो पार्लियामेंट है उसने एक सिविल लॉ बनाकर, एक सिविल अधिकार संरक्षण एक्ट बनाकर 1955 में जो बना था उसके द्वारा अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध घोषित किया है। अगर आप किसी भी व्यक्ति के साथ छुआछूत करते हैं तो आपको दंड मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 32, यहाँ पर हमें असर्शन और रीज़न का क्वेश्चन दिया गया है अस्पृश्यता के बारे में। तो चलिए देखते हैं। ए यानी कि असर्शन, अस्पृश्यता संरचनात्मक हिंसा का सबसे खराब स्वरूप है। जो छुआछूत होती है वह संरचनात्मक हिंसा का एक सबसे बेकार रूप होता है। रीज़न, अस्पृश्यता के चलन का आधार धार्मिक स्वीकृति है। यहाँ पर बोला गया है कि जो अस्पृश्यता का चलन है वह धार्मिक आधार पर होता है। पहले धर्म के अनुसार कास्ट को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता था। जो सबसे टॉप फर्स्ट नंबर पर जो सबसे टॉप होता था वहाँ पर पुरोहित यानी कि पंडितों को रखा जाता था और सेकंड नंबर पर क्षत्रिय को रखा जाता था। थर्ड नंबर पर यहाँ पर हमारे वैश्य आते थे और जो कि सबसे लास्ट 4th नंबर होता था वहाँ पर शूद्रों को रखा जाता था और शूद्रों को इन तीनों की यानी कि जो ऊपर टॉप में दिए गए हैं इन तीनों के
कार्य करने के लिए रखा जाता था। फोर्थ कैटेगरी में यानी कि जो सबसे नीचे आते थे वो है शूद्र, यानी कि अनुसूचित जातियों और जनजाति में जो लोग आते हैं उन्हें रखा जाता था और उनके साथ छुआछूत के आधार पर उनके साथ छुआछूत की जाती थी, उनके साथ भेदभाव किया जाता था और ऐसा धार्मिक स्वीकृति के अनुरूप होता था। तो यहाँ पर हमें पूछा गया है कि इन दोनों में से असर्शन और रीज़न में से कौन सी बात सही है और कौन सी गलत। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। ऑप्शन ए करेक्ट, जिसमें असर्शन और रीज़न दोनों सही दिए गए हैं और जो हमारा रीज़न है वह असर्शन को क्लियरली इसको मतलब व्याख्यात भी करता है और उसकी सही व्याख्या करता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। इसके एक्सप्लेनेशन देखेंगे। संरचनात्मक हिंसा से तात्पर्य ऐसे सुनियोजित तरीके से है जिनके जरिए सामाजिक ढांचा किसी समाज में व्यक्तियों को हानि पहुंचाता है और इन्हें अवसरों से वंचित रखा जाता है। इसमें बोला गया है कि संरचनात्मक हिंसा, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि कास्ट को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, जिसमें टॉप में पुरोहित, सेकंड नंबर पर क्षत्रिय, थर्ड नंबर पर वैश्य और फोर्थ नंबर पर शूद्रों को रखा जाता था। ये एक ऐसा सामाजिक ढांचा होता था जिसमें जो फोर्थ नंबर पर आते थे यानी कि शूद्र, इन्हें हर चीज़ से वंचित यानी कि अवसरों से वंचित रखा जाता था। आगे पढ़ेंगे। संरचनात्मक हिंसा आमतौर पर जोहान गाल्टुंग के अनुसार वर्णित एक शब्द है, यानी कि जो हमारा संरचनात्मक हिंसा है उन्हें जोहान गोल्टुंग के अनुसार एक शब्द में वर्णित किया गया है, जिसे उन्होंने हिंसा, शांति और अनुसंधान 1969 नामक एक लेख में प्रस्तुत किया था। संरचनात्मक हिंसा के कुछ उदाहरण भी दिए गए हैं जो कि अभी आप देखेंगे। प्रजातिवाद, नस्लवाद, कामुकता, वर्गीकरण, अस्पृश्यता आदि, ये सब संरचनात्मक हिंसा के उदाहरण हैं। अस्पृश्यता, जिसे आम बोलचाल में छुआछूत भी कहा जाता है, जाति व्यवस्था का एक अत्यंत घृणित पहलू है। जो अस्पृश्यता होती है यानी कि जो छुआछूत होती है वह धार्मिक और कर्मकांडीय उसमें मतलब सबसे अशुद्ध जो लोग होते हैं उन्हें अस्पृश्य माना जाता है। यह एक जाति व्यवस्था का सबसे घृणित पहलू होता है जो धार्मिक एवं कर्मकांडीय दृष्टि से शुद्धता एवं अशुद्धता के पैमाने पर सबसे नीचे माने जाने वाली जातियों के सदस्यों के विरुद्ध अत्यंत कठोर सामाजिक दंडों का विधान करते हैं। यहाँ पर बोला गया है कि जो अस्पृश्य लोग होते हैं अगर वो कोई अपराध कर दे तो सबसे जो कठोर दंड होता था वो उन्हीं को दिया जाता था और अस्पृश्यता को इसी कारण धार्मिक स्वीकृति भी प्राप्त हुई थी। तो यहाँ पर हमारा असर्शन और रीज़न जो दिए गए हैं वो दोनों ही अस्पृश्यता के बारे में सही है। क्वेश्चन नंबर 33, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन भिन्न वर्ग में आता है। यहाँ पर हमें पूछा गया है कि जो आर्टिकल 14, 15, 16 और 19 दिया गया है इनमें से कौन सा एक अलग कैटेगरी में आता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो आर्टिकल 14, 15 और 16 यानी कि आर्टिकल 14 से 18 में समानता के बारे में बताया गया है, लेकिन जो हमारा आर्टिकल 19 है वह स्वतंत्रता से रिलेटेड है। तो यहाँ पर जो सबसे भिन्न आर्टिकल है वह आर्टिकल 19 है। यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी करेक्ट होगा, आर्टिकल 19। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन देखेंगे। दिए गए अनुच्छेदों में अनुच्छेद 19 अन्य से भिन्न वर्ग में आता है। यह स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन करता है जबकि बाकी समानता के अधिकार का वर्णन करते हैं, जबकि अन्य तीनों अनुच्छेद 14, 15 और 16 समानता के अधिकारों का वर्णन करते हैं। एक अन्य दृष्टि से देखें तो यानी कि अगर किसी अलग पर्सपेक्टिव से देखें तो आर्टिकल 15, 16 और जो 19 है केवल नागरिकों के लिए है, लेकिन जो आर्टिकल 14 दिए गए हैं वह हमारे नागरिकों के लिए और विदेशियों के लिए भी उपलब्ध होते हैं। वैसे अगर आप एक पर्सपेक्टिव लें कि हमारे जो आर्टिकल 14, 15 और 16 दिया गया है ये तो समानता का अधिकार के बारे में है और जो 19 है वह स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में, तो इस तरीके से तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट होगा।
लेकिन अगर आप दूसरे नज़रिए से देखें कि कौन सा अधिकार नागरिकों के लिए है और कौन सा विदेशियों के लिए, तो आप देखेंगे कि जो आर्टिकल 15, 16 और 19 दिया गया है वह केवल नागरिकों के लिए होता है, लेकिन जो आर्टिकल 14 है वह विदेशियों के लिए भी उपलब्ध होते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों के द्वारा प्रदान किया गया है, जो है, यहाँ पर हमें पूछा गया है कि भारतीय संविधान में जो स्वतंत्रता का अधिकार है उसे किन 4 आर्टिकल्स में डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ऑप्शन ए करेक्ट है, आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 तक। 19 से जो 22 तक के आर्टिकल्स हैं उनमें स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बताया गया है, जिन्हें मैं आपको अभी एक एक कर बताती हूँ। आर्टिकल 19 में बोला गया है, आर्टिकल जो 19 है इसमें 6 प्रकार के स्वतंत्रता के अधिकारों के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 19 क्लोज 1 क्लोज ख में दिया गया है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और इसलिए जो हमारे जो न्यूज़पेपर्स होते हैं उन्हें इसी कैटेगरी में रखा जाता है। आर्टिकल 19 क्लोज 1 क्लोज क में, यानी कि क्लोज ए में समाचार पत्रों की स्वतंत्रता को रखा जाता है। इसके बाद आर्टिकल 19 क्लोज 1 क्लोज ख में हमने रखा है शांतिपूर्वक एवं निरायुध सम्मेलन। आप मतलब कोई भी सम्मेलन वगैरह करते हैं तो शांतिपूर्ण उसे कर सकते हैं। नेक्स्ट में रखा गया है आर्टिकल 19 क्लोज 1 क्लोज ग में रखा गया है संगम या संघ सहकारी सोसाइटी बनाने की स्वतंत्रता। आप कोई भी संघ या सोसाइटी बना सकते हैं। आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज घ में रखा गया है सर्वत्र अबाध संचरण, यानी कि आप किसी भी राज्य में भारत देश के किसी भी राज्य क्षेत्र में कहीं भी जाकर रह सकते हैं, आपको हर जगह आने जाने की स्वतंत्रता दी गई है। नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 19 क्लोज 1 ड में दिया गया है भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में निवास करने और वहीं पर बस जाने की भी स्वतंत्रता के बारे में दिया गया है। इसके बाद आर्टिकल 19 क्लोज 1 क्लोज झ में दिया गया है कि कोई वृत्ति व्यापार या कारोबार करने की भी स्वतंत्रता दी गई है। और हमारा एक और आर्टिकल था आर्टिकल 19 क्लोज 1 च जिसे संविधान 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जिसे हटा दिया गया है। इसलिए अभी हमारे आर्टिकल 19 में आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज क से सब क्लोज छ तक ही दिए गए हैं। इसके बाद आर्टिकल 20 जो रिलेटेड है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध के संरक्षण से। आर्टिकल 20 रिलेटेड है जो अगर आपने कोई अपराध नहीं किया है तो आप उसे कोर्ट में पेश कर सकते हैं कि हमने कोई भी अपराध नहीं किया है। आर्टिकल 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण से है। अगर आपने कोई अपराध किया भी है तो आपके लिए कुछ प्रोटेक्शंस कुछ संरक्षण की बात की जाती है जो कि आर्टिकल 20 में है। इसके बाद आर्टिकल 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है जिसमें जीवन का अधिकार दिया गया है। आर्टिकल जो 21 है उसके पार्ट क में शिक्षा के अधिकार को भी रखा गया है। और आर्टिकल 21 के क में विदेश यात्रा भी दी गई है और आपको जीवन साथी चुनने का अधिकार भी दिया गया है आर्टिकल 21 में। इसके बाद हमारा आर्टिकल 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण भी दिया गया है, यानी कि आपको गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण दिया गया है। ये सब आर्टिकल 19 से 22 तक में बताया गया है जो कि आपके स्वतंत्रता के अधिकार हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। ऑप्शन ए 19 से 22 में स्वतंत्रता के 4 अधिकार दिए गए हैं। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन देखेंगे। भारतीय संविधान के भाग 3 के तहत अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 19 में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के समेत 6 प्रकार की और स्वतंत्रताएं दी गई हैं, जिन्हें अभी मैंने आपको कैटेगरी में डिवाइड करके बताया था।
अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण की बात कही गई है। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 21 क के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार और अनुच्छेद 22 के अंतर्गत कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान किया गया है। तो ये हैं आपके स्वतंत्रता के अधिकार। क्वेश्चन नंबर 35, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान है? यहाँ पर पूछा गया है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसमें भाषण और अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है, जो हमारा मूल अधिकार है, उसका प्रावधान दिया गया है। तो जैसा कि अभी आपने लास्ट क्वेश्चन में देखा था, आर्टिकल 19 भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है। आर्टिकल 19, यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 36, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? यहाँ पर क्या पूछा गया है कि जो हमारी प्रेस की स्वतंत्रता होती है वह किस आर्टिकल से रिलेटेड होती है। तो अभी मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि हमारे आर्टिकल 19 में समाचार और जो प्रेस वगैरह है इसकी स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है आर्टिकल 19 में। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट है। इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। संविधान में प्रत्यक्ष रूप से प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है, यानी कि जो हमारी भारत का संविधान है उसमें डायरेक्टली प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में नहीं दिया गया है। लेकिन जो आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज क है उसके अंतर्गत वर्णित वाक्य एवं स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकारों में न्यायालय द्वारा इसको निहित माना जाता है, यानी कि जो हमारी प्रेस की स्वतंत्रता है उसे आर्टिकल 19 के अंडर माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 37, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता को आश्वासित करता है? सेम ही क्वेश्चन है जैसा अभी आपने देखा। यहाँ पर प्रेस की स्वतंत्रता से पूछा गया है तो आर्टिकल 19 करेक्ट है। यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है, आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 में प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में दिया गया है। मतलब वहाँ पर प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में नहीं, लेकिन जो हमारी वाक्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उसके अंडर ही न्यायालय ने प्रेस की स्वतंत्रता को भी मान लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 38, भारत का संविधान स्पष्टतः क्लियरली प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है। अनुच्छेद यहाँ पर बोला गया है कि भारत का जो संविधान है वो क्लियरली यानी कि डायरेक्ट रूप से प्रेस की आज़ादी के बारे में कुछ भी नहीं बताता है, लेकिन हमारा कोई एक ऐसा आर्टिकल है जिसमें प्रेस की आज़ादी अंतर्निहित है। तो वह कौन सा आर्टिकल है? तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज ए में प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने उसी आर्टिकल के अंडर प्रेस की स्वतंत्रता की बात भी कही है। यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 39, यहाँ पर हमें समाचार पत्रों की स्वतंत्रता के बारे में पूछा गया है कि भारतीय संविधान के जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं इनमें से कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो समाचार पत्रों की स्वतंत्रता से रिलेटेड है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। इसमें जो आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज ए दिया गया है वह समाचार पत्रों की स्वतंत्रता से रिलेटेड है। और ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह IAS प्री में भी पूछा गया है 1994 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 40, उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना डैश के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। यहाँ पर जो डैश दिया गया है इसमें हमें आर्टिकल भरना है कि कौन से आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट ने हर नागरिक को यह अधिकार दिया है कि वह अपने घर के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहरा सकता है।
तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। संविधान का अनुच्छेद कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज ए में यह अधिकार दिया गया है कि हर नागरिक अपने भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहरा सकता है। आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज ए के अंडर में यह एक फंडामेंटल राइट है। तो चलिए इसके एक्सप्लेनेशन देखेंगे। नवीन जिंदल वर्सेस भारत संघवाद में दी गई उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार, यानी कि एक केस था नवीन जिंदल वर्सेस भारत संघवाद, जिसमें निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना अभिव्यक्ति का प्रतीक है, यानी कि हम अपने राष्ट्र के प्रति अपने भाव को व्यक्त कर रहे हैं। यह एक अभिव्यक्ति का प्रतीक है जो संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज ए के तहत हर नागरिक का एक फंडामेंटल राइट है। क्वेश्चन नंबर 41, स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने की स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आता है? भारतीय संविधान के फंडामेंटल राइट्स में जो हमारा स्वतंत्रता का अधिकार है और उसके अंतर्गत बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने की स्वतंत्रता दी गई है। तो इन ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा है जो हमारे इस अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है? तो आप देखेंगे कि बी में दिया गया है शांतिपूर्ण इकट्ठा होना, सी में एकत्रित जनता जिनको हथियार नहीं रखना चाहिए, डी इस अधिकार के अभ्यास पर कानून राज्य बनाकर तर्कपूर्ण प्रतिबंध लगा सकता है। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन बी, सी और डी दिए गए हैं वो तो स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत बिल्कुल सही आते हैं, लेकिन जो हमारा ऑप्शन ए है घेराव अफसर जो अपना कर्तव्य नहीं निभाते, ये ऑप्शन हमारा गलत है। तो यहाँ पर हमें पूछा गया है कि कौन सा इस अधिकार के अंतर्गत नहीं आता, तो ऑप्शन ए इसमें नहीं आता। इसके एक्सप्लेनेशन देखेंगे। अनुच्छेद आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज 2 में शांतिपूर्ण और निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख है। साथ ही अनुच्छेद आर्टिकल 19 क्लोज 3 में शांतिपूर्ण व निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता के अधिकार के प्रयोग पर भारत की प्रभुता और अखंडता या लोक व्यवस्था के हितों में युक्त निर्बंधन अधिरोपित करने वाली विधि बनाकर राज्य को शक्ति दी गई है। यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से किस आधार के कारण नागरिक की विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है? यहाँ पर हमें कुछ ऑप्शंस में कुछ कारण दिए गए हैं और पूछा गया है कि इनमें से किसके कारण व्यक्ति की जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उस पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। ए भारत की संप्रभुता, बी लोक व्यवस्था, सी न्यायपालिका का अपमान, डी अवांछनीय आलोचना और ई उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ऑप्शन डी करेक्ट है। अवांछनीय आलोचना मतलब आप अवांछनीय आलोचना नहीं कर सकते हैं। इस कारण आपकी जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, लेकिन आप भारत की संप्रभुता, लोक व्यवस्था और न्यायपालिका की अपमान नहीं कर सकते। इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 क्लोज 2 में के तहत नागरिकों की विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर भारत की संप्रभुता व अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों से मित्रतापूर्ण संबंधों, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार या सदाचार के हितों में अथवा अदालत की अवमानना, मानहानि या किसी अपराध के उद्दीपन के आधार पर युक्त प्रतिबंध लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप अवांछनीय आलोचना करते हैं तो इसके ऊपर आप पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 43, भारतीय गणराज्य के संविधान का कौन सा अनुच्छेद
व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है। यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा आर्टिकल हमारे प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता का संरक्षण करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है, अनुच्छेद 21। इसके एक्सप्लेनेशन देखेंगे। भारतीय गणराज्य के संविधान का अनुच्छेद 21 व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी से संबंधित है। इस अनुच्छेद के अनुसार किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। अनुच्छेद 19 वाक स्वतंत्रता आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण है। अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण दिया गया है और अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 44, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया है? यानी कि जो हमारी विधि की समान प्रक्रिया है उसे किस अनुच्छेद में शामिल किया गया है? तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आर्टिकल 21 जो रिलेटेड है वह विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को दर्शाता है। इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पदावली को उसी अर्थ में प्रयुक्त किया गया है जिस अर्थ में अमेरिकन संविधान में सम्यक विधि प्रक्रिया शब्दावली का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर बोला गया है जो अमेरिका के संविधान में है सम्यक विधि प्रक्रिया, वही सेम हमारे भारत के संविधान के आर्टिकल 21 में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 45, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? यहाँ पर हमें पूछा गया है कि आपको विदेश यात्रा करने का एक अधिकार दिया गया है जो हमारा फंडामेंटल राइट है। तो यह फंडामेंटल राइट कौन से आर्टिकल में आता है? तो यहाँ पर आर्टिकल 21 में यह आता है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट है। आर्टिकल 21 में व्यक्ति की विदेश यात्रा के अधिकार का संरक्षण दिया गया है। इसके एक्सप्लेनेशन देखेंगे। संतवंत सिंह वर्सेस असिस्टेंट पासपोर्ट ऑफिसर, नई दिल्ली, AIR 1967 तथा मेनका गांधी वर्सेस भारत संघ, AIR 1978 के मामलों में यह अभी निर्धारित किया गया है कि आर्टिकल 21 में प्रयुक्त दैहिक स्वतंत्रता शब्दावली में संचरण का अर्थात यानी कि इच्छानुसार कभी भी तथा कहीं भी जाने का अधिकार है, जिसमें विदेश यात्रा भी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से किन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है? यहाँ पर हमें 3 स्टेटमेंट दी गई है और पूछा है कि सुप्रीम कोर्ट ने, सर्वोच्च न्यायालय ने किन्हें मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है? फर्स्ट, आवास का अधिकार, सेकंड, विदेश यात्रा का अधिकार, थर्ड, समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि स्टेटमेंट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों ही सही हैं। तीनों को ही सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता प्रदान की है, इसलिए हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड इज करेक्ट। इसके एक्सप्लेनेशन देखेंगे। चमेली सिंह वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य, AIR 1995 बाद में दिए गए निर्णय के अनुसार आश्रय का अधिकार आर्टिकल 29 के अंतर्गत एक मूल अधिकार है। न्यायालय के अनुसार इसमें वह घर शामिल है जहां वह गरिमापूर्ण जीवन जी सके। सतवंत सिंह वर्सेस असिस्टेंट पासपोर्ट ऑफिसर, नई दिल्ली, AIR 1967 में तथा मेनका गांधी वर्सेस भारत संघ, AIR 1978 में वादों में दिए गए निर्णयों के अनुसार विदेश यात्रा का अधिकार आर्टिकल 21 के अंडर में एक फंडामेंटल राइट है।
आगे, समान कार्य के लिए समान वेतन। यद्यपि संविधान के आर्टिकल 39 घ के तहत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का भाग है, तथापि रणधीर सिंह वर्सेस भारत संघ AIR 1982 वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि संविधान की प्रस्तावना और आर्टिकल 39 घ के आलोक में आर्टिकल 14 एवं 16 को पढ़ने के समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत प्राप्त होता है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपनी कई प्रारंभिक परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों में समान कार्य के लिए समान वेतन को उपयुक्त उपबंधों के तहत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा परिभाषित या निगमित मौलिक अधिकार माना है, इसलिए हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज डी को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है? यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें विदेश यात्रा का अधिकार, शरण पाने का अधिकार, एकांतता का अधिकार और सूचना प्राप्त करने का अधिकार दिए गए हैं। और इनमें से पूछा गया है कि इनमें से कौन सा एक ऐसा अधिकार है जो आर्टिकल 19(1) क्लोज 1 सब क्लोज डी और आर्टिकल 21 को मिलाकर पढ़ने से हमें प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। एकांतता का अधिकार एक ऐसा अधिकार है जिसे आप आर्टिकल 19 क्लोज 1 क्लोज डी और आर्टिकल 21 दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे, तब आपको एकांतता का अधिकार के बारे में पता चलेगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। इसके एक्सप्लेनेशन देखेंगे। इन चारों में से किसी भी अधिकार का उल्लेख अलग से अथवा स्पष्टतया मूल अधिकारों में से नहीं हुआ है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने सृजनात्मक निर्वाचन द्वारा इन चारों अधिकारों को मूल अधिकारों में अंतर्निहित मान लिया है। स्पेशली आर्टिकल 21 में प्राण और दैहिक की स्वतंत्रता के संरक्षण का अधिकार, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के अधिकार के अंदर इन 4 अधिकारों को विभिन्न निर्णयों के द्वारा शामिल किया गया है। यानी कि जो ऊपर स्टेटमेंट दी गई थी उसमें आर्टिकल 21 में इन्हें रखा गया है 4 केसेस के बेस पर। वो 4 केसेस हैं: गोविंद वर्सेस मध्य प्रदेश राज्यवाद 1975 तथा मलक सिंह एवं अन्य वर्सेस पंजाब एवं हरियाणा वाद 1980 आदि में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा अभी निर्धारित किया गया है कि संविधान के आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज डी भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संरक्षण का अधिकार है। यानी कि भारत के क्षेत्र में आप कहीं भी बिना किसी रोक टोक के आ जा सकते हैं को अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार से मिलाकर पढ़ने पर एकांतता या निजता प्राइवेसी का अधिकार दिया गया है। राइट टू प्राइवेसी को आर्टिकल 21 के अंदर रखा गया है। उल्लेखनीय है कि जस्टिस KS पुट्टास्वामी वर्सेस भारत संघवाद के आधार मामले में भी अगस्त 2017 में सर्वोच्च न्यायालय की 9 सदस्यीय एक संविधान पीठ ने निजता के अधिकार राइट टू प्राइवेसी को संविधान के आर्टिकल 21 में अंतर्निहित तथा संविधान के भाग 3 के द्वारा गारंटीकृत स्वतंत्रताओं का भाग मानते हुए इसे स्पष्टतः संवैधानिक संरक्षण दिया है। उच्चतम न्यायालय के विकल्पों में ऊपर दिए गए 4 अधिकारों के अतिरिक्त अन्य अनेक अधिकारों को भी अपने विभिन्न निर्णयों के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत माना है। इनमें से कुछ ये हैं, जैसे कि फर्स्ट, अच्छे पर्यावरण का अधिकार, शीघ्र विचारण का अधिकार, विधिक सहायता का अधिकार, एकांत कारावास के विरुद्ध अधिकार, पैर में डंडा बेड़ी डालने के विरुद्ध अधिकार, फांसी में विलंब के विरुद्ध अधिकार, अभिरक्षा में हिंसा के विरुद्ध अधिकार, पीने योग्य शुद्ध जल का अधिकार, अच्छी सड़कों का अधिकार, प्रतिष्ठा का अधिकार, एक चिकित्सक द्वारा घायल को चिकित्सीय सहायता देने का अधिकार और कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न के अधिकार। इन सभी अधिकारों को सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक
अपने एक निर्णय के अनुसार आर्टिकल 21 में रखा है। क्वेश्चन नंबर 48, निजता के अधिकार को जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्भूत भाग के रूप में संरक्षित किया गया है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसके उपयुक्त कथन सही एवं समुचित ढंग से अर्थित होता है? इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो प्राइवेसी का अधिकार के बारे में कहा है वह स्वतंत्रता का जो हमारा अधिकार है, जो आर्टिकल 19 से 22 में दिया जाता है स्वतंत्रता का अधिकार, तो जो हमारा प्राइवेसी का अधिकार है उसे स्वतंत्रता के अधिकार के किस आर्टिकल में सुरक्षित किया गया है? यहाँ पर पूछा गया है कि जो हमारा स्वतंत्रता के अधिकार के अंदर निजता का यानी कि प्राइवेसी का जो अधिकार दिया गया है उसे किस आर्टिकल में संरक्षित किया गया है? तो यहाँ पर आपको ABCD 4 ऑप्शंस में से बताना है कि प्राइवेसी के अधिकार को किस आर्टिकल के अंदर रखा गया है। तो यहाँ पर चलिए देखते हैं। ऑप्शन A, अनुच्छेद 14 एवं संविधान के 42वें संशोधन के अधीन उपबंध। B, अनुच्छेद 17 एवं भाग 4 में दिए गए राज्य के नीति निदेशक तत्व। तो यहाँ पर आप A और B दोनों ऑप्शन को देखेंगे तो यहाँ पर जो आर्टिकल 17 और 14 और 17 दिया गया है यह स्वतंत्रता के अधिकार में आता ही नहीं है, यह समानता के अधिकार के आर्टिकल्स हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन A और B तो दोनों गलत हो जाएंगे। आगे देखेंगे, यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन C में अनुच्छेद 21 एवं भाग 3 में गारंटी की गई स्वतंत्रताएं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन C करेक्ट है। प्राइवेसी का जो अधिकार है वह आर्टिकल 21 के भाग 3 में दिया गया है जिसमें स्वतंत्रताओं की गारंटी दी गई है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन D देखेंगे, अनुच्छेद 24 एवं संविधान के 44वें संविधान संशोधन के अधीन उपबंध। ऑप्शन D भी हमारा गलत है। यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है वो है C, आर्टिकल 21 और पार्ट 3 में प्राइवेसी के अधिकार को दिया गया है, राइट टू प्राइवेसी। इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। उपयुक्त दिया गया कथन यानी कि जो ऊपर कथन दिए गए हैं अनुच्छेद 21 एवं भाग 3 में गारंटी की गई स्वतंत्रताओं के अंतर्गत सही एवं समुचित ढंग से अर्थित होता है। 24 अगस्त 2017 को सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की एक 9 सदस्यीय संविधान पीठ ने प्राइवेसी के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा प्रदान किया था। 2017 में 24 अगस्त 2017 में सुप्रीम कोर्ट की एक 9 सदस्यीय बेंच थी जिन्होंने एक डिक्लेरेशन किया था कि जो हमारा प्राइवेसी का अधिकार है वह एक फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21 पार्ट 3 के अंदर, तथा यह कहा कि निजता का अधिकार जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्भूत भाग के रूप में संरक्षित यानी कि उसे प्रोटेक्शन दी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है? यहाँ पर हमें पूछा गया है कि अपनी पसंद से विवाह करने का जो अधिकार है वह किस आर्टिकल के अंदर आता है? तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ऑप्शन B करेक्ट है, आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक डिक्लेरेशन में कहा है कि जीवन साथी चुनने का जो अधिकार है उसे फंडामेंटल राइट मानते हैं। सर्वोच्च न्यायालय जीवन साथी चुनने के अधिकार को मूल अधिकार मानते हैं आर्टिकल 21 के अंदर, इसलिए यहाँ पर हमारा ऑप्शन B करेक्ट है। 27 मार्च 2017 को गैर सरकारी संगठन शक्ति वाहिनी एक NGO था, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, गैर सरकारी संगठन शक्ति वाहिनी वर्सेस भारत संघवाद में सर्वोच्चतम न्यायालय ने जीवन साथी चुनने के अधिकार को मूल अधिकार मानते हुए इसे आर्टिकल 21 के अंदर निहित माना था। 2018 में सुप्रीम कोर्ट के पास एक केस आया था जो गैर सरकारी संगठन शक्ति वाहिनी वर्सेस भारत संघवाद के बीच में था। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट दी थी कि जो जीवन साथी चुनने का अधिकार होता है वह फंडामेंटल राइट माना जाएगा
आर्टिकल 21 के अंदर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता। यहाँ पर हमें पूछा गया है कि ये जो ABCD में 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन आर्टिकल 21 के अंडर में नहीं आता है। चलिए देखते हैं। ए, एक चिकित्सक द्वारा घायल को चिकित्सीय सहायता प्रदान करना। बी, कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न। सी, पानी की गुणवत्ता को दूषित करना। डी, मृत्युदंड। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि A, B और C जो ऑप्शन दिए गए हैं ये सभी आर्टिकल 21 के अंदर आते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा था कि जो हमारी चिकित्सीय सहायता देने का अधिकार है, कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न और पानी की गुणवत्ता को दूषित करना, ये सभी आर्टिकल 21 के अंदर आते हैं। लेकिन जो ऑप्शन डी है मृत्युदंड, यह आर्टिकल 21 के अंदर नहीं आता, इसलिए हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है। इसके एक्सप्लेनेशन देखेंगे। जगमोहन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश के मामले में सर्वोच्च न्यायालय की एक 5 सदस्यीय बेंच ने मृत्युदंड को आर्टिकल 21 का उल्लंघनकारी मानने से इनकार कर दिया था। अतः स्पष्ट है कि मृत्युदंड आर्टिकल 21 के दायरे में नहीं आता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक जजमेंट जो जगमोहन वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश के बीच में थी, इसमें 5 मेंबर्स की एक बेंच बैठी थी, उसमें उन्होंने बोला था कि जो आर्टिकल 21 के अंदर जो यह हमारा मृत्युदंड है, यह आर्टिकल 21 का उल्लंघन नहीं करता है, इसलिए इसे आर्टिकल 21 के अंदर नहीं माना जाएगा। यह आर्टिकल 21 के दायरे में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन सा एक अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल तक में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता। हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, इन्हें इमरजेंसी के टाइम में सस्पेंड कर दिया जाता है, लेकिन कुछ ऐसे आर्टिकल हैं जिन्हें इमरजेंसी के टाइम में भी सस्पेंड नहीं किया जा सकता। तो वह कौन से आर्टिकल हैं, आपको बताना है कि कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो आपातकाल में भी, नेशनल इमरजेंसी में भी समाप्त नहीं किया जा सकता। इमरजेंसी 3 टाइप की होती है। यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि जो नेशनल इमरजेंसी होती है, राष्ट्रीय आपातकाल, उसके अंदर कौन सा आर्टिकल सस्पेंड नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ऑप्शन बी में बताया गया है व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार, यानी कि आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 जो है वह राष्ट्रीय आपातकाल के अंदर भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 51 की एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 44वें संविधान संशोधन 1978 के बाद में आर्टिकल 21 में दिए गए प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार जो है जीवन का अधिकार, यह राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में भी सीमित या समाप्त नहीं किया जा सकता है। अगर इमरजेंसी, युद्ध या बाह्य आक्रमण, यानी कि कोई एक्सटर्नल आक्रमण वगैरह, आपके एक्सटर्नल वॉर अगर हो रहा है, तो उस समय सभी जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वे समाप्त कर दिए जाते हैं। लेकिन जो आर्टिकल 21 और 20 है, ये स्थगित नहीं किए जाते, ये ऐसे के ऐसे ही बने रहते हैं। और अगर दूसरी ओर यदि सशस्त्र विद्रोह के कारण आपातकाल घोषित किया जा सकता है, यानी कि इंटरनल रिबेल के कारण आपातकाल घोषित किया जाता है, तो जो हमारा आर्टिकल 21 और 20 है, इसके साथ में आर्टिकल 19 जिसमें वाक स्वतंत्रता विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण दिया गया है भी जीवित रहता है। यानी कि जब आपातकाल सशस्त्र विद्रोह के कारण लगाया जाता है तो इसमें 3 आर्टिकल 21, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 19, ये तीनों आर्टिकल जीवित रहते हैं और बाकी सभी आर्टिकलों को स्थगित कर दिया जाता है। अनुच्छेद 358 अनुच्छेद 19 द्वारा दिए गए मूल अधिकार के निलंबन से संबंधित है। जो हमारा आर्टिकल 19 में
हमें कुछ भी बोलने की, अभिव्यक्ति करने की जो स्वतंत्रताएं दी जाती हैं उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है आर्टिकल 358 का यूज़ करके। जबकि आर्टिकल 359 अन्य मूल अधिकारों के निलंबन, यानी कि जो हमारा आर्टिकल 359 है यह आर्टिकल 21 और 20 के अधिकारों को छोड़कर इनके ऊपर निलंबन लगाता है। आर्टिकल 58 आर्टिकल 29 का निलंबन करता है और आर्टिकल 359 आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 का निलंबन करते हैं। तो ये बात आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होगी। किसी भी प्रकार की आपको अगर कोई परेशानी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, सुप्रीम कोर्ट के किस मामले के निर्णय के कारण संविधान के अनुच्छेद 21 के कार्य क्षेत्र का विस्तार कर शिक्षा के अधिकार को उसमें शामिल किया गया। यहाँ पर हमें पूछा गया है कि सुप्रीम कोर्ट का कौन सा ऐसा डिसीजन था जिसमें उसने आर्टिकल 21 के जो कार्य क्षेत्र था उसको बढ़ाकर उसके अंदर शिक्षा के अधिकार को शामिल किया था। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। उन्नी कृष्णन वर्सेस आंध्र प्रदेश, जो उन्नीन वर्सेस आंध्र प्रदेश केस था उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 के कार्य क्षेत्र को बढ़ाकर उसके अंदर शिक्षा के अधिकार को शामिल कर दिया था और तभी से शिक्षा के अधिकार हमारा एक फंडामेंटल राइट बन गया। चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 1993 में 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा को अधिकार के रूप में उन्नीन कृष्णन और अन्य वर्सेस आंध्र प्रदेश राज्य एवं अन्य वाद में यह कहते हुए संगठित किया, इस देश के नागरिक को शिक्षा का मौलिक अधिकार प्राप्त है। यह अधिकार आर्टिकल 21 से निकला है। हालांकि यह एक निरपेक्ष अधिकार नहीं है। इसकी विषय वस्तु और मापदंडों को आर्टिकल 45 और 41 के आलोक में निर्धारित करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने 1993 में बोला था कि जो 14 एज तक के जो बच्चे होंगे उन्हें फ्री एजुकेशन दी जाएगी और ये हमारा फंडामेंटल राइट होगा आर्टिकल 21 के अंदर में। लेकिन इसके ऊपर कुछ मापदंड वगैरह भी लगाए जाएंगे जो कि आर्टिकल 45 और 41 में बताए गए हैं। आर्टिकल 45 और 41 में बताए गए हैं कि किन मापदंडों के आधार पर हमें फ्री एजुकेशन मिलेगी आर्टिकल 21 के अंडर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 53, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों शिशुओं को शिक्षा का अधिकार प्राप्त है। यहाँ पर हमें बोला गया है, ये बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह ही है। 6 वर्ष की जो बच्चे हैं, 6 वर्ष की आयु से जो 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के बीच के बच्चे हैं, इन्हें फ्री एजुकेशन दी जाएगी। तो ये हमारा कौन सा अधिकार है या किस संविधान के किस पार्ट में दिया गया है? तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है, मूल अधिकार है। 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को फ्री एजुकेशन दी जाएगी और यह आर्टिकल 21 के अंडर में दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक केस में 1993 में बताया था कि राइट टू एजुकेशन हमारा फंडामेंटल राइट है। इसके एक्सप्लेनेशन को देखेंगे। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा प्राथमिक शिक्षा को मूल अधिकार बना दिया गया था। 2002 में एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था जो 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था। उसमें बताया गया कि जो हमारी प्राइमरी एजुकेशन होती है वह हमारा फंडामेंटल राइट है और इसके द्वारा संविधान के भाग 3 में एक नया अध्याय यानी कि एक नया पार्ट जोड़ा गया, आर्टिकल 21 क जोड़ा गया, जिसके अनुसार राज्य जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट होती है 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को फ्री एजुकेशन और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा। साथ ही आर्टिकल 45 के संशोधित निर्देशक तत्व के अनुसार राज्य 6 वर्ष की आयु तक के
पूर्ण 6 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक सभी बच्चों को आरंभिक शिशुत्व देखरेख तथा शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रयत्न भी करेगा। इसी क्रम में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 संसद के द्वारा पारित किया गया था, जो तत्व संबंधी संविधान संशोधन के साथ 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी हुआ। यानी कि जो हमारा 2009 में एक अधिनियम पारित किया गया था, जो 2010 में प्रभाव में आया था। शिक्षा का अधिकार मानव अधिकार भी है। जो हमारा एजुकेशन का राइट है वह हमारा ह्यूमन राइट भी है और फंडामेंटल राइट भी है। सूचना का अधिकार भी मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा का ही भाग है। जो हमारा सूचना का भाग है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, वह भी हमारा एक ह्यूमन राइट है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के अनुसार सूचना का अधिकार भारतीय संविधान के, जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो हमारा राइट टू इन्फॉर्मेशन है वह आर्टिकल 19 पार्ट 19 क्लोज 1 क्लोज ए में उल्लिखित जो हमारी वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उसी के अंदर इसे भी निहित किया गया है। हालांकि यह संविधान में उल्लिखित नहीं है। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसके अंदर राइट टू इन्फॉर्मेशन की बात नहीं कही गई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक केस में ऐसा बोला है कि यह राइट भी हमारा आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज ए में आता है। क्वेश्चन नंबर 54, भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया था? यहाँ पर हमें पूछा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स में जो हमारा राइट टू एजुकेशन है यह कब जोड़ा गया था। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, 1 अप्रैल 2010 को संशोधन करके शिक्षा के अधिकार को फंडामेंटल राइट्स में जोड़ा गया था। और यह 2009 में यह अधिनियम लाया गया था, लेकिन यह अधिनियम 2010 से लागू हुआ था। 1 अप्रैल 2010 से शिक्षा का अधिकार को फंडामेंटल राइट्स में जोड़ा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, निम्न में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि कौन सा ऐसा आपका राइट है जो हमारा ह्यूमन राइट भी है और फंडामेंटल राइट भी माना जाता है। यानी कि ऐसा कौन सा हमारा राइट है जो ह्यूमन राइट और फंडामेंटल राइट दोनों हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। शिक्षा का अधिकार जो हमारा राइट टू एजुकेशन है यह हमारा ह्यूमन राइट भी है और हमारा फंडामेंटल राइट भी है। तो चलिए आज के हमारे इस वीडियो में हम यहीं तक क्वेश्चंस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के आगे के क्वेश्चंस को देखेंगे। थैंक यू।